नमस्कार। आज हम भविष्य की एक झलक देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी के जरिए जो इंसान होने के मतलब पर ही शायद सवाल उठाती है। हाँ। हम बात करें आने वाली साइंस फिक्शन फिल्म मिकी 17 की। अच्छा, बॉन्ग जून हो वाली, पैरासाइट वाले डायरेक्टर। हाँ वही, और लीड रोल में रॉबर्ट पैटिंसन है। उम्मीद तो यही है कि ये 2026 तक आ जाएगी। इंतजार रहेगा। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा भविष्य जहां मौत, आप समझें, अंत नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक, कह सकते हैं, तकनीकी रुकावट है जिसे क्लोनिंग से दूर किया जा सकता है। अच्छा, हर बार मरने पर आपकी यादों के साथ आपका नया शरीर तैयार। सुनने में तो काफी अजीब है। मतलब एक तरह से अमरता। हाँ, कह सकते हैं। पर यहीं से शुरू होता है पहचान का संकट, वजूद का सवाल। बिल्कुल, कि अगर मैं मर गया तो ये नया वाला मैं ही हुआ। सही बात। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सोच को खुरेदती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फिल्म के बारे में ये स्रोत क्या बताते हैं और इसके गहरे मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, देखते हैं। तो कहानी की बुनियाद में एक कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल मतलब ऐसे लोग जिन्हें बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहां जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। आप समझे, उनका वापस आना लगभग नामुमकिन है। ओह अच्छा, तो ये एक तरह से डिस्पोजेबल लोग हुए। हाँ, कुछ वैसा ही। हमारा मेन कैरेक्टर मिकी इन्हीं में से एक है। ओके। अब होता यह है कि जब एक मिकी मिशन पर मारा जाता है तो जैसा हमें बताया गया है, उसकी यादों को सहेज कर रखा जाता है। फिर एक नया क्लोन शरीर तैयार होता है और वो यादें उसमें डाल दी जाती हैं। बाप रे, और ये कितनी बार हो चुका है? ये सिलसिला 16 बार हो चुका है। अब हम मिलते हैं मिकी नंबर 17 से। मिकी 17। यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस जानकारी में भी उभारा गया है। अगर किसी को ये पता हो कि उसकी जगह आसानी से कोई दूसरा ले सकता है, कि वो सिर्फ एक कॉपी है, रिप्लेसेबल है, हाँ, तो क्या वो सच में जी पाएगा? मतलब उसका जीना कैसा होगा? ये अपने आप में एक ये तो बहुत ही परेशान करने वाला ख्याल है। मतलब ये क्लोनिंग और मेमोरी ट्रांसफर की प्रक्रिया तकनीकी तौर पे तो ठीक है, मान लिया भविष्य में संभव हो। हाँ, पर इसका मनोवैज्ञानिक पहलू वो कहीं ज्यादा पेचीदा है। सोचिए, लगातार इस एहसास के साथ जीना कि आपका होना या ना होना सिस्टम के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। सही कहा। आप यूनिक नहीं हैं, आपकी एक कॉपी तो हमेशा तैयार है। ये चीज, ये जानकारी किसी की आत्म छवि, उसके वजूद की भावना को कैसे मतलब तोड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल। क्या वो हर पल एक असुरक्षा में नहीं जिएगा? क्या वो कभी भविष्य के लिए कोई प्लान बना पाएगा, ये जानते हुए कि शायद अगला मिशन ही उसका आखिरी हो, जिसके बाद वो नहीं बल्कि उसकी एक और कॉपी होगी? तो ये सिर्फ जीने का सवाल नहीं रहा। नहीं, ये सवाल है कि किस तरह का जीवन जिया जा सकता है। जैसा कि जानकारी में पूछा गया, क्या कोई सच में जी सकता है ये जानते हुए कि वो महज एक कॉपी है? ये तो एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बोझ है। और ये सब कुछ एक बहुत मुश्किल माहौल में हो रहा है। कहानी हमें ले जाती है एक दूर दराज के ग्रह पर। अच्छा, कैसा ग्रह? बर्फीला, अंधेरा, वहां इंसानों की एक कॉलोनी बसी हुई है। इस सामग्री में ये भी बताया गया है कि कॉलोनी के लोग, मतलब वहां के रहने वाले, इस बात पर पर्दा डालकर रखते हैं कि एक्सपेंडेबल्स के साथ असल में होता क्या है। मतलब उनके मरने और फिर वापस आने का सच क्या है। लगता है कोई बड़ा राज है जिसे छुपाया जा रहा है। हाँ, ये बर्फ और अंधेरा, ये सिर्फ सेटिंग नहीं लगती। साइंस फिक्शन में अक्सर बाहरी माहौल, किरदारों के अंदरूनी हालात या कहानी के थीम का आईना होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये बर्फीला अंधेरा ग्रह शायद मिकी के अकेलेपन को दिखाता हो, उसकी पहचान के संकट को, या फिर एक्सपेंडेबल्स की जिंदगी की वो बेरहम सच्चाई। एक ठंडी, कठोर व्यवस्था जहां इंसानी जिंदगी का मूल्य शायद उसके काम से ज्यादा नहीं। और कॉलोनी का राज, देखिए, गोपनीयता हमेशा शक पैदा करती है। साइंस फिक्शन कहानियों में अक्सर ऐसी छुपी हुई बातें सत्ता, नियंत्रण और शोषण से जुड़ी होती हैं। हाँ, हो सकता है। हो सकता है कॉलोनी के संचालक एक्सपेंडेबल्स की इस स्थिति का फायदा उठा रहे हों, या फिर क्लोनिंग की प्रक्रिया में ही कुछ ऐसा हो जिसे वे बाकी लोगों से छुपाना चाहते हों। शायद कोई नैतिक पेच। बिल्कुल, शायद ये राज पूरी व्यवस्था की नींव हिला सकता है, इसीलिए इसे दबाया जा रहा है। ये राज कहानी में टेंशन और मिस्ट्री का एक अहम हिस्सा बनेगा जरूर। और इसी टेंशन और मिस्ट्री के बीच से उभरता है मिकी 17 का विद्रोह। जब उसे धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाता है कि उसे सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पुर्जा जिसे जब चाहे बदला जा सकता है।
तो वो सवाल करने लगता है, उसके अंदर का इंसान जैसे जाग उठता है। उपलब्ध जानकारी में उसके एक अहम सवाल का जिक्र है जो शायद उसकी पूरी कश्मकश को दिखाता है। मैं इंसान हूं या बस एक कॉपी? ये तो सीधा अस्तित्व पर सवाल है। हाँ, ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं, ये उसके वजूद पर लगा प्रश्न चिन्ह है, उसकी अपनी पहचान की तलाश है। लेकिन वो सिर्फ सोचने पर ही नहीं रुकता, वो एक फैसला लेता है। क्या? जानकारी में उसके इरादे साफ करने वाला एक और डायलॉग बताया गया है, मुझे मारा गया 16 बार, लेकिन इस बार मैं सिर्फ जीने नहीं आया, मैं सच जानने आया हूं। ओहो, मतलब एक्शन। हाँ, ये दिखाता है कि मिकी 17 पिछले मिकियों से अलग है। उसमें सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि सच जानने और शायद अपनी पहचान को साबित करने की एक इच्छा है। और सिस्टम मतलब वो कॉलोनी वाले कमांडर? उसके ठीक उलट है, व्यवस्था का प्रतीक, कॉलोनी का कमांडर। उसका नजरिया एकदम साफ और कह सकते हैं क्रूर है। जैसा बताया गया है, वो मिकी से कहता है, तुम रिप्लेसेबल हो मिकी, तुम्हारी जगह एक और कॉपी आ जाएगी। सीधी बात। हाँ, ये व्यवस्था की नज़र में मिकी की हैसियत को साफ कर देता है। वो महत्वपूर्ण नहीं, उसकी जगह कोई भी ले सकता है। पर मिकी 17 अब इसे मानने को तैयार नहीं। तो उसका जवाब उसकी लड़ाई का ऐलान है, कॉपी हूं या असली, पर इस बार लड़ाई मेरी है। वाह! ये टकराव सिर्फ एक किरदार का सिस्टम से टकराना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ। मिकी का विद्रोह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ हमारी यादें हैं जो कॉपी की जा सकती हैं, या हमारे अनुभव, या फिर अपनी पहचान, अपनी मर्जी और अपने वजूद के लिए खड़े होने की क्षमता? गहरे सवाल है। मिकी 17 की लड़ाई इसी बात को स्थापित करने की कोशिश लगती है कि वो सिर्फ पिछले 16 मिकियों का टोटल या एक नंबर नहीं है। वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, एक व्यक्ति है जिसकी अपनी इच्छाएं और अपना संघर्ष है। तो ये सिर्फ साइंस फिक्शन थ्रिलर नहीं है। नहीं, इसीलिए जो जानकारी से सिर्फ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक अस्तित्ववादी ड्रामा कहती है, वो बिल्कुल सही लगती है। अच्छा। ये इशारा करता है कि फिल्म एक्शन और सस्पेंस के साथ साथ हमें गहरे दार्शनिक सवालों में उलझाएगी, हमारे दिमाग और शायद दिल को भी झकझोरेगी। ये विद्रोह शायद तकनीक और मानवता के बीच के उस हमेशा चलने वाले संघर्ष का प्रतीक भी बन सकता है। और इन गहरे सवालों और भावनाओं को पर्दे पर उतारने के लिए कैसे विजुअल्स की उम्मीद करें, इसका भी कुछ अंदाजा हमें मिली जानकारी से लगता है। हाँ, क्या बताया गया है? जैसे उस अनजान ग्रह के विशाल बर्फीले रेगिस्तान, जो शायद मिकी के अकेलेपन, उसके मन की उजाड़ हालत और कहानी के रहस्य को दिखाएंगे। विजुअल मेटाफर। हाँ, फिर है भविष्य की हाईटेक क्लोनिंग मशीनें, जिनके बारे में एक दिलचस्प बात कही गई है कि उनकी एक डरावनी प्राइस है। डरावनी कीमत? ये क्या हो सकती है, पैसे की कीमत या कुछ और? पता नहीं, ये उत्सुकता जगाता है। क्या ये नैतिक कीमत है, मनोवैज्ञानिक है, या कुछ और? फिर है अंधेरे रहस्यमय गलियारे, चमकते हुए साइंस फिक्शन डिजाइन वाले पॉड्स, जो शायद तकनीक की उन्नति और उसके ठंडेपन को दिखाएंगे। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात, मिकी के दिमाग के अंदर चलता युद्ध। अच्छा, वो कैसे दिखाएंगे? शायद उसकी पुरानी यादें, नई पहचान बनाने की जद्दोजहद, ये सब विजुअली दिखाया जाएगा। जानकारी ये भी दावा करती है कि फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा होगा जो हमें इंसान की प्रकृति, उसकी आत्मा के मूल्य पर फिर से सोचने को मजबूर कर देगा। ये विजुअल एलिमेंट्स कहानी कहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ विरोधाभास साफ दिखता है। एक तरफ बेहद उन्नत, साफ सुथरी दिखने वाली क्लोनिंग तकनीक, भविष्य के पॉड्स, हाँ, और दूसरी तरफ वो बर्फीला, कठोर, अंधेरा ग्रह। ये शायद तकनीक की सीमाओं और प्रकृति की या इंसानी वजूद की असलियत के बीच के तनाव को दिखाता है। सही। और वो करावनी कीमत वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है। ये सिर्फ पैसे की कीमत नहीं लगती। क्या क्लोनिंग आत्मा को खंडित करती है? क्या हर क्लोन पिछले वाले से कुछ कम इंसान होता है? या समाज को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये पहलू कहानी में हॉरर या थ्रिलर का पुट भी डाल सकता है। बिल्कुल। मिकी के दिमाग के अंदर का युद्ध दिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, पर अगर इसे सही से किया गया तो ये दर्शकों को किरदार के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में बहुत कामयाब हो सकता है। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो मूल सवाल ये उभरता है, इंसानियत का क्या होता है जब हम मौत पर विजय पाने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं?
लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी पहचान, अपना मैं खोने लगते हैं। हाँ, जब तकनीक हमें अनगिनत जीवन दे सकती है, पर हर जीवन पिछले की एक धुंधली कॉपी जैसा लगने लगे। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प नजरिया हो सकता है, जैसा कि शायद स्रोत इशारा कर रहा है, भारतीय सिनेमा के लेंस से देखना। अच्छा, कैसे? सोचिए अगर शोले का गब्बर हर बार मरने के बाद वापस आ जाता, या केजीएफ का रॉकी भाई क्लोन बनकर लौटता रहता। अरे हाँ, कहानी का पूरा असर ही बदल जाता। किरदारों का महत्व सब बदल जाता है ना। बिल्कुल। अमरता शायद उतनी आकर्षक ना रहे अगर वो आपकी यूनिकनेस ही छीन ले। जानकारी में कहा गया है कि ये फिल्म मौत को पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक अल्प विराम की तरह दिखाती है। पर क्या अल्प विराम के बाद आने वाला वाक्य हमेशा अर्थपूर्ण होता है? बिल्कुल सही पॉइंट है। ये तुलना इस बहस को और भी रिलेटेबल बना देती है। ये पूछती है कि असली होने का मतलब क्या है? क्या व्यक्तित्व सिर्फ सूचनाओं का एक पैटर्न है जिसे कॉपी किया जा सकता है? हाँ, यही सवाल है। अगर हाँ, तो फिर मौलिकता का क्या मूल्य? मिकी के केस में क्या उसका मूल्य सिर्फ एक एक्सपेंडेबल कर्मचारी के तौर पर है, या उसकी व्यक्तिगत चेतना, उसके संघर्ष का भी कोई मोल है? ये हमें उस बिंदु पर वापस लाता है जिसका जिक्र पहले हुआ। असली लड़ाई है अपनी पहचान की। तकनीक शायद हमें बार बार शरीर दे दे, लेकिन क्या वो हमें स्वयं होने का एहसास दे सकती है? मुश्किल सवाल है। अगर अमरता का मतलब है अपनी पहचान खो देना, एक अंतहीन लूप में फंस जाना, जहां आप भूल जाएं कि आप कौन थे और क्या बनना चाहते हैं, तो क्या ऐसी अमरता वाकई जीने लायक होगी? ये फिल्म शायद इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी और हमें तकनीक के वादों और उसकी छिपी हुई कीमतों पर सोचने को मजबूर करेगी। तो हमने देखा कि कैसे क्लोनिंग की तकनीक, एक बर्फीले ग्रह का रहस्यमयी माहौल, पहचान का गहरा संकट, विद्रोह की चिंगारी और इंसानियत के भविष्य पर सवाल, ये सब मिलकर मिकी 17 की एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पेश करता है मिकी 17 एक साईफाई सफर जहां मौत भी सिर्फ एक पॉज बटन है और असली खेल है इंसानियत के रीस्टार्ट का। इंसानियत का रीस्टार्ट। हाँ, ये सिर्फ मिकी के दोबारा शुरू होने की कहानी नहीं, बल्कि ये सवाल भी है कि क्या इंसानियत को भी ऐसे रीस्टार्ट की जरूरत है, और अगर हाँ, तो किस कीमत पर? बिल्कुल। और जाते जाते सारी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है जो हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। हाँ, बताइए। मान लीजिए मिकी 17 अपनी लड़ाई में कामयाब होता है, अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर लेता है। तो फिर उन पिछले 16 मिकियों का क्या? क्या उनका अस्तित्व सिर्फ इस 17वें मिकी के बनने की सीढ़ियां थी? क्या उनकी जिंदगियां, उनके अनुभव, उनकी मौतें, क्या वो सब अर्थहीन थी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। और थोड़ा बड़ा सोचें तो एक समाज के तौर पर ऐसे डिस्पोजेबल या बदले जा सकने वाले इंसान बनाने की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? भले ही तकनीक उन्हें रीबूट कर सकती हो, क्या ये सही है? हाँ, ये वो सवाल हैं जो शायद फिल्म देखने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।